आफ्टरनून क्लास। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे ख़त्म किए थे उसके जस्ट आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें क्या निकाले थे हम लोग, दो रेखाओं के बीच का कोण निकाला था। अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सॉरी भूल गया, चलिए जो भी है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कट भी ना करें और ना ही पैरेलल हों, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, स्क्यू लाइन। देखिए जैसे ये एक लाइन है, जस्ट इसके ऊपर एक समांतर रेखाएं कैसी होती है, जस्ट पैरेलल, इस तरीके से। ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे को कट करेंगी, कभी नहीं कट करेंगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि दो रेखाएं समांतर भी ना हो और कट भी ना करें, तो किस तरीके से होंगी। अगर इस तरीके से बना दें, जस्ट पैरेलल ही रखो लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दो, ऐसे टेढ़ा, तो अब देखो ये वाली रेखा ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है। तो ऐसी दो रेखाएं को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइन। इन दोनों रेखाओं के बीच, ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच, चलो ऐसे देख लेते हैं, ये देखें एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। मतलब ऐसी एक रेखा बनाए जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो, वही जो रेखा बनेगी उसकी जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वही हमारी क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्क्यू लाइंस। तो हम लोग कह रहे हैं, मान ले दो रेखाएं दी हुई हैं L1 एंड L2, जिनका समीकरण क्या है, जिनका समीकरण है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b2 वेक्टर। जैसा कि एक्सप्लेन किया था पहले कि a1 क्या है, वह बिंदु है जिस बिंदु से रेखा जाती है उसका क्या स्थिति सदिश है। b1 क्या है, रेखा जिस सदिश के समांतर है वो है। यहाँ पे a2 क्या है, अगर कोई रेखा, अगर हम लोग कह रहे हैं ये वाली देखिए S बिंदु से पास कर रही है, तो S बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, A2। T क्या है, ये L2 जो रेखा दी हुई है वो किससे पास कर रही है, T से। T का हम लोग का क्या है, स्थिति सदिश। और B1 B2 क्या है, ये B1 अगर ऐसे देखें, L1 लाइन B1 के समांतर है, L2 लाइन B2 के समांतर है, तो रेखा हम लोग का समीकरण ये रहता था। अब बोल रहे हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो मान लो हम लोगों ने ड्रॉ किया PQ ऐसी रेखा है जो L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ST को ज्वाइन कर लें, ये वेक्टर हमारा A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, ये A1 वेक्टर है, ये A2। अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करें, अगर ये A2 वेक्टर है, यहाँ से यहाँ A1 वेक्टर, यहाँ से यहाँ ये A2 वेक्टर है, तो ST वेक्टर क्या होगा, S से T वेक्टर होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। लिख दें, हमारा ST वेक्टर क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अगर ST और PQ के बीच का कोण थीटा है, तो ST का जो प्रोजेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ये जो PQ जो होगा ST cos थीटा के बराबर होगा। नहीं, ये मीनिंग नहीं है हमारी, सॉरी। अब ये समझे, छोड़े। ST की वैल्यू हमारी क्या है, A2 माइनस A1 वेक्टर, इतना निकाल लिया। अब दूसरा कहता है अगर L2 और L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी D यूनिट है और N यूनिट वेक्टर क्या है, D यूनिट पहले समझें, D यूनिट है मान ले रहे हैं, तो PQ की वैल्यू किसी भी वेक्टर को क्या होता है, उसका परिमाण होता है और एक उसका यूनिट वेक्टर होता है, मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, अब ये देखें, मात्रक सदिश हम लोग कह रहे हैं, जैसा कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि दो रेखाओं के बीच का कोण क्या था, जो उनकी समांतर रेखाएं जो थी, जिनकी वो समांतर था, उन्हीं के बीच का कोण निकाल दें, वही उस रेखा के बीच का भी कोण था। उसी तरीके से ये लाइन अगर B1 के समांतर है, ये B2 के समांतर है, तो B1 B2 का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो किस डायरेक्शन में होगा,
B2 के और B1 के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जब इन दोनों के परपेंडिकुलर दोनों के होगा तो मीन्स L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो D का डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा, B1 क्रॉस B2 कर देंगे तो n यूनिट वेक्टर क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और ये मॉड इधर ले आ देंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मतलब PQ वेक्टर हमारा क्या होगा, उसका परिमाण तो D होगा, हमने माना है D, और n यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, जो रेखाएं दी हुई हैं उनमें जो समांतर दिया हुआ है रेखाएं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें n यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और दूसरी बात, PQ वेक्टर, अगर PQ और ST के बीच का कोण अगर थीटा है तो हम लोग कह सकते हैं PQ की वैल्यू ST cos थीटा होगा। PQ और ST के बीच का कोण अगर थीटा है तो PQ की वैल्यू ST cos थीटा होगी, और cos थीटा की वैल्यू हम लोग डॉट प्रोडक्ट से जानते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ B होता है। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद उनके मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। PQ की वैल्यू D n वेक्टर अभी माना है, ST की वैल्यू A2 माइनस A1 अभी निकाला है पीछे वाले में। PQ वेक्टर का मॉड क्या होगा, n यूनिट वेक्टर चला जाएगा, सिर्फ D बचेगा। ST का मॉड ST ही लिख रहे हैं। अब यहाँ देखें D की वैल्यू क्या है, ST cos थीटा, तो ST कट के क्या बचा, n यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या होगा, B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 वेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है। तो मीन्स दो स्क्यू लाइन अगर दी हुई है, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर पता करेंगे कौन सा, जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। वो कैसे मिलेगा, उन रेखाओं के समांतर रेखाएं जो दो दी होंगी उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद A2 माइनस A1 से उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, या हम ऐसे समझ लें, ST वेक्टर का प्रोजेक्शन PQ वेक्टर के अलोंग क्या होगा, प्रोजेक्शन वाला हमने पढ़ा था। अगर दो वेक्टर, A वेक्टर दिया हुआ है, ये B वेक्टर दिया हुआ है, तो A वेक्टर का प्रोजेक्शन, अगर ये थीटा है, A वेक्टर का प्रोजेक्शन B वेक्टर के अलोंग क्या होता था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। तो हम लोग कहेंगे ST का प्रोजेक्शन PQ के अलोंग जो होगा वही PQ वेक्टर होगा। तो हमें कैसे मिलेगा, ST डॉट P, ये n यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग n यूनिट वेक्टर PQ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ। तो बात तो वही आई ना, n यूनिट वेक्टर। तो ST डॉट n यूनिट वेक्टर, ST की वैल्यू A2 माइनस A1 है और n यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ST का प्रोजेक्शन, इन केस से ऐसे समझे, ST का प्रोजेक्शन PQ के अलोंग, और उसकी मॉडुलस वैल्यू अगर ले लेंगे तो क्या आएगी, हमें दूरी पता चल जाएगी, उस तरह हमें वेक्टर मिलता। तो ST डॉट इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, PQ अपॉन मॉड ऑफ PQ, जो कि n यूनिट वेक्टर है। n यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, B2 B1 का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला डिराइवेशन था। क्वेश्चन कह रहा है दो रेखाएं दी हैं, x+1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू y+1 डिवाइड बाई -6 इज इक्वल टू z+1 डिवाइड बाई 1 एंड x-3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y-5 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू z-1 डिवाइड बाई 1। ये हमारी पहली रेखा L1 है, ये L2 है, दूसरी रेखा का समीकरण है। अब ये देखना है हमें, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको क्या करें हम लोग, वेक्टर फॉर्म में लिखें। सदिश L1 रेखा का सदिश रूप क्या होगा, हमें पता है यहाँ A वेक्टर क्या है, A वेक्टर क्या होगा, हमने बताया था ये A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 है। तो A1 वेक्टर हमारा क्या होगा,
पहले यहाँ लिख देते हैं x माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई -6 इक्वल टू z माइनस ऑफ -1 अपॉन 1। ये वाला मेथड हमने पहले लास्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन किया, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो हमारा ए वेक्टर मीन्स जिस बिंदु से जा रहा है उसका स्थिति सदिश क्या होगा, नहीं उसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो हम लोग लेंगे सॉरी चाहिए। तो A1 वेक्टर हम लोग का क्या होगा, -1 i कैप -1 j कैप -1 सॉरी 7 है, नहीं 1 ही है -1 है -1 k कैप। और B1 वेक्टर क्या होगा इसका, मतलब किसके समांतर है, 7 i कैप -6 j कैप प्लस k कैप। अब देख लें। अब इसी तरीके से अगर हम लिखें L2 रेखा का सदिश रूप में, तो यहाँ देखें x -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y -5 अपॉन -2 इज इक्वल टू z -7 अपॉन 1। तो यहाँ A2 वेक्टर क्या होगा, -3 i कैप -5 j कैप -7 k कैप। और B2 वेक्टर मीन्स ये रेखा किसके समांतर है, B वेक्टर B1 B2 B3, तो B1 i कैप -2 j कैप प्लस 1 k कैप। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी d है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिख देते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर। चलिए सबकी वैल्यू निकाल दें, सॉरी फॉर्मूला लिखा है बस, सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं सबकी। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, निकाल लें। -1 नहीं -3 -1 -2 i कैप -5 -1 -4 j कैप -7 -1 -6 k कैप। ठीक है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले निकालें। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, i j k। B1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 7 -6 1। B2 की वैल्यू दी है 1 -2 प्लस 1। चलिए वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा i कैप में -6 + 2 -6 + 2 -j कैप 7 -1 प्लस k कैप -14 + 6 आएगा -4 i कैप -6 j कैप -8 k कैप। मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा, √4 4 जा 60 6 6 जा 36 8 8 जा 64, ये 100 हो जाएगा 116। तो D की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी लिख देते हैं -4 i कैप -6 j कैप -8 k कैप मॉड √116, किससे डॉट प्रोडक्ट करना है, A2 माइनस A1 -2 i कैप -4 j कैप -6 k कैप। तो हमारी वैल्यू क्या आई, माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 6 ज़ा 24 प्लस 8 6 ज़ा 48। इधर 6 दिया इधर 2 दिया अपॉन √116। दूरी कितनी आएगी, इधर 6 दिया 30 50 80 अपॉन मॉडुलस वैल्यू 116। ये हमारा
आंसर आएगा। अगर इसे शॉर्ट में करना हो तो शॉर्ट में आप कर देंगे। चलिए, ये तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, निकाल लिया, आराम से हो जाता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि वेक्टर, दो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब, ये प्लेन पढ़ने के लिए बता रहे हैं, वो वहीं स्टॉप हो गया। प्लेन में दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी दो रेखा एक दूसरे पे लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। मान ले कोई समतल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कोई प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है। एन क्या है, ओ एन क्या है, समतल से उसकी उस समतल का मूल बिंदु से उस तल पर लंब है। मूल बिंदु से वो जो तल हमें जिसकी इक्वेशन निकालनी है उस पे लंब है ओ एन, ठीक है। ओ एन उस पे लंब है और जिसकी लंबवत दूरी क्या है, ओ एन की वैल्यू डी है। मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ ओ एन वेक्टर क्या है, डी दिया हुआ है। किसी प्लेन की मूल बिंदु से लंबवत दूरी अगर डी दी है तो मान ले पी कोई बिंदु है, पी कोई बिंदु है एक्स वाई जेड, उस तल पे ओ एन वेक्टर ये दिया हुआ है, ओ एन वेक्टर, ओ पी वेक्टर। तो हमारा पी एन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी एन वेक्टर त्रिभुज नियम कहता है पी एन वेक्टर की वैल्यू अगर ओ पी वेक्टर हमारा आर वेक्टर है, यहाँ लिख देते हैं ओ पी वेक्टर हमारा अगर आर वेक्टर है, स्मॉल आर वेक्टर, तो पी एन वेक्टर हमारा हो जाएगा, नहीं अभी लिखा, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। हाँ, ओ एन की वैल्यू ये है। ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर की वैल्यू अगर डी एन यूनिट वेक्टर है, ये 3 चीज पहले देख लें। प्लेन में क्या क्या चीज़ें दी हैं, कोई उस प्लेन की लंबवत दूरी मूल बिंदु से डी है और मात्रक सदिश उसका एन यूनिट वेक्टर है और आर कोई वेक्टर उस जनरल वेक्टर है किस पर, उस प्लेन पर। तो हम लोग कहेंगे पी एन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी त्रिभुज नियम से, पी एन वेक्टर ये देखें ऐसे बना देते हैं अलग से, ओ एन वेक्टर, ओ पी वेक्टर, ये पी एन वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर है, ये डी एन यूनिट वेक्टर है। तो पी एन वेक्टर त्रिभुज रूल क्या कहता है, आर वेक्टर की वैल्यू डी एन वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर, तो पी एन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर माइनस डी एन यूनिट वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि पी एन जो होगा, पी एन हमारा ओ एन पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, पी एन ओ एन पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो लंब है तो हमने कहा कि उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। मीन्स ओ एन का डॉट प्रोडक्ट पी एन से 0 हमेशा होगा। और एन पी की वैल्यू या पी एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, एन पी, सॉरी गड़बड़ कर दिया, एन पी निकालना था, ये इधर डायरेक्शन जाएगा हमारा, एक बार और बना दे रहे हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी, ये मिटा दें। ओ एन वेक्टर, एन पी वेक्टर, ये पी वेक्टर, तभी तो लगेगा त्रिभुज नियम, ओ एन प्लस पी एन इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो सॉरी पी एन नहीं एन पी, तो एन पी की वैल्यू आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर, ये गलत कर दिया। तो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एन पी की वैल्यू आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर, तो आर वेक्टर डी बाहर निकल जाएगा, डॉट एन यूनिट वेक्टर माइनस डी स्क्वायर एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर d इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा, मीन्स आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू d होगी। बात समझ में आई। इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी समतल का समीकरण कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर क्या है, उस प्लेन का मूल बिंदु से मात्रक सदिश, मूल बिंदु से लंब का, मूल बिंदु से उस प्लेन पर जो लंब है उसका मात्रक सदिश है। और डी क्या है, मूल बिंदु से जो लंब बनाया है उसकी दूरी है, लंब की
समतल से मूल बिंदु से समतल की दूरी है, कौन सी? लंबवत दूरी है। और n यूनिट वेक्टर क्या है? उसी का मात्रक सदिश है। तो कोई भी प्लेन दिया हो, उसकी दूरी दी हो, लंबवत दूरी दी हो मूल बिंदु से, और उसका डायरेक्शन भी दिया हो, लंब की मात्रक सदिश भी दिया हो लंब का, तो हम लोग समीकरण लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। जैसे क्वेश्चन देख लें, फिर आते हैं दूसरे पार्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन देखें, कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। हल देखें, मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका? डी की वैल्यू हमारी क्या है? 7 यूनिट। अभी डायग्राम से देखें तो डी की वैल्यू क्या है? 7 यूनिट। और सदिश दिया हुआ है हमारा, सदिश इस पर अभिलंब है, अभिलंब है, नॉर्मल है। हमारा n यूनिट वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अभिलंब है, अभिलंब मतलब नॉर्मल है ना, मात्रक दूरी दी हुई है, ठीक है। अभिलंब है मतलब परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ क्या करेंगे? हमें क्या पता है, हमें क्या चाहिए? हम जाते हैं, समीकरण क्या होता है? समीकरण समतल का जिसकी मात्रक दूरी 7 यूनिट दी हुई है, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है। तो यहाँ देखें, एन यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, एन यूनिट वेक्टर नहीं दिया, सॉरी एन लिखे, एन वेक्टर लिखे, एन नहीं लिखे। तो एन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। एन यूनिट वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ एन वेक्टर। तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाय 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36। तो आएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाय, ऐड कर दें, यहाँ 24 ऐड करेंगे, 40 50 60 80 आएंगे, यहाँ 5 दे दें, यहाँ 4 दे दें, तो 4 4 3 7 70 आएंगे अंडर रूट 70। तो हम लोग कहेंगे आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 70 इज इक्वल टू 7। और आर यूनिट वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू, सॉरी 70 नहीं है, 7 अंडर रूट 70। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। बस यहाँ क्या कॉन्सेप्ट ध्यान देना था, हमें यहाँ n यूनिट वेक्टर चाहिए, लेकिन ये n यूनिट वेक्टर नहीं दिया था, n वेक्टर दिया था। n वेक्टर से n यूनिट वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों ने निकाल के इसे सॉल्व कर लिया। दूसरा कहता है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है, ये तो हमें लंबवत दूरी दी हुई थी, मूल बिंदु से उस तल पर लंब दिया हुआ था। तो अब देखें, कोई प्लेन दिया हुआ है, एन वेक्टर क्या है? उस पर परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर उसका नॉर्मल है, ऐसे कह दें, प्लेन पर नॉर्मल है, ठीक है। और ए बिंदु से जाती है, ए बिंदु से जा रही है, और जिसका स्थिति सदिश क्या है? हम बोल रहे हैं, बात को समझ लेंगे, लिख नहीं रहे हैं अब इसको हम। ए के स्थिति सदिश ए वेक्टर, तो यहाँ ए कोई समतल है जो ए बिंदु से पास कर रहा है और एन उसका नॉर्मल है। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बी बिंदु, कोई बी बिंदु ले लें अगर प्लेन पर,
पी कोई बिंदु है तल पर, अगर तल पर ये बिंदु है तो हम लोग ये देखो, ये पहले ट्रायंगल लॉ से देखें हम लोग, ओपी वेक्टर की वैल्यू ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर के बराबर होगी। मतलब एपी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एपी वेक्टर की वैल्यू हमारी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगी। और दूसरी बात, एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है तल पर, मतलब नहीं ऐसे लिख दें, एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर एपी पर भी तो हुआ, तल पर है तो एपी वेक्टर पे भी हुआ, मतलब एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर से जब करेंगे तो क्या आएगा, कहाँ चल रहे हैं हम, यहाँ चले देखें, ओ कोई बिंदु है, ओपी वेक्टर की वैल्यू त्रिभुज नियम से क्या होगा, ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख दिया। और दूसरी बात, एपी एन वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वही चीज़ लिखा है। एपी की वैल्यू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, डॉट एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू जीरो है, तो ये हमारा क्या होगा, किसी समतल का समीकरण जब वो ए वेक्टर किसी ए बिंदु जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है उससे जाता है और उस पर नॉर्मल जो है एन यूनिट वेक्टर सॉरी एन वेक्टर है, तो इसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट के लिए याद ना हो तो बस डायग्राम बनाएं और देखें कि कौन कौन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर एपी पर परपेंडिकुलर है, एपी की वैल्यू त्रिभुज नियम से आर माइनस ए होगी, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर जीरो। सेम यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, समतल पर, तो मतलब पी एन डॉट ओ एन जीरो होगी, वैल्यू पुट कर दें। और दूसरा प्लेन का समीकरण दिया हुआ है, ये तो नॉर्मल है, जैसे उसी से रिलेट करता है जैसे हम लोगों ने 2 डायमेंशनल में पढ़ा था, समतल समीकरण का अतःखंड रूप। अगर कोई समतल दिया हुआ है, तल दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस को पी पे कट करता है, वाई पे को क्यू पर कट करता है, जेड को आर पे कट करता है। मान ले पी बिंदु ए 0 0 है, क्यू बिंदु 0 बी 0 है, आर बिंदु 0 0 सी है, तो हम लोग को जानते हैं, जनरल इक्वेशन जानते हैं किसी तल का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। मान ले डी 0 नहीं है यहाँ पे, तो ये प्लेन जनरल इक्वेशन लिखा, ये किससे पास कर रहा है, पी क्यू आर से पास कर रहा है, तो वैल्यू पुट करें। जब पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं मतलब वाई 0 जेड 0, तो ए कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, मीन्स कैपिटल ए की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए आ रही है। जब क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 बी 0 एक्स 0 वाई बी जेड 0, तो कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस डी की वैल्यू 0, मीन्स कैपिटल बी की वैल्यू माइनस डी अपॉन स्मॉल बी। सिमिलरली जब आर पुट कर रहे हैं तो एक्स 0 वाई 0 सी स्मॉल सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, मीन्स कैपिटल सी की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी। अब ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी सी अपॉन सी और प्लस डी, और ये यहाँ पे देखिए ओवरऑल माइनस डी कॉमन है, माइनस डी कॉमन ले लिया, डी उधर गया तो माइनस डी हो गया, माइनस डी कट के क्या बचा, 1 बचा। तो मतलब किसी भी समीकरण जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, पी क्यू आर पे कट कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस को ए यूनिट की दूरी पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी यूनिट की दूरी पे कट कर रही है, सी एक्सिस जेड एक्सिस को सी यूनिट पे कट कर रही दूरी पर, तो हम लोग कहेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये हमारा जनरल इक्वेशन था। चलिए ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे देखें। कह रहा है ये कि बिंदु मान ले ए वेक्टर, बिंदु दिया हुआ है
1 0 -2 बिंदु लिख देते हैं पहले का स्थिति सदिश क्या होगा। क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रुक जाएं। स्थिति सदिश अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप -2 के कैप। कह रहा है कोई भी एक समतल है जो इस बिंदु ए से जाता है और इस पर, और ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, जो समतल पर अभिलंब है, समतल पर अभिलंब है। मतलब एन वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कैपिटल एन वेक्टर लिखें या स्मॉल एन वेक्टर लिखें, कुछ भी लिखें, कैपिटल एन वेक्टर लिख देते हैं हम लोग जानते हैं समीकरण समतल का समीकरण क्या होगा, आर माइनस ए वेक्टर किस पे लंब होगा, अरे परपेंडिकुलर होगा, एन यूनिट वेक्टर, सॉरी एन वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है, यूनिट वेक्टर की उसमें जो दी थी जब लंबवत दूरी दी हुई थी। ये क्वेश्चन देखें, मीन्स आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप -2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट, किससे डॉट प्रोडक्ट करना है, एन यूनिट वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। तो चले आर वेक्टर की वैल्यू लिख दें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, एक्स -1 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड प्लस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकालने हमें आता है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, एक्स -1 जे का जे से मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड कर दें, प्लस जेड प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स प्लस वाई माइनस जेड -1 और -2 मीन्स -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा किसका समीकरण आ गया, किसी इस समतल का समीकरण आ गया जो बिंदु ए से जाती है और इस आई कैप जे कैप माइनस के कैप समतल पर अभिलंब है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये देख लें, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर कोई समतल कह रहा है बिंदु वाई एक्स पर अतःखंड 3 पर काट रही है, वाई एक्स पर अतःखंड 3 पे काट रही है, 3 यूनिट पे, मीन्स बिंदु क्या होगा, बिंदु ए क्या है, एक्स की वैल्यू 0 होती है वाई पर, जेड की वैल्यू 0 होती है और एक्स वाई की वैल्यू बोल रहा है 3 यूनिट का स्थिति सदिश क्या होगा, तो स्थिति सदिश होगा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, 0 आई कैप 3 जे कैप 0 के कैप। अब कह रहा है समतल ए बिंदु से जा रही है और प्लस जेड ओ आई के समांतर है, तो हम लोग कहेंगे जेड ओ एक्स के समांतर है। हमें क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए और उस प्लेन पर लंब चाहिए। तो इस दोनों दो प्लेन अगर साथ साथ हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो जो इसके ऊपर लंब होगा एन वेक्टर, वही इसके ऊपर भी तो लंब होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जेड ओ वाई एक्स का अभिलंब क्या होगा, अभिलंब क्या होगा,
जेड ओ वाई का अभिलंब क्या होगा, एक्स एक्सिस ही तो होगा, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। मीन्स आई कैप क्या है, जेड ओ वाई के अभिलंब है, नॉर्मल है। तो वही जो प्लेन दिया हुआ है, मीन्स जो हमें निकालना है उसका भी तो अभिलंब होगा। तो हम लोग कहेंगे समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर क्या है 3j कैप डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस 3j कैप प्लस क्या है जेड के कैप डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आएगा, ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा x इज इक्वल टू 0। तो हमारी कौन सी प्लेन आएगी, x इज इक्वल टू 0 मतलब जेड ओ वाई, कोई प्लेन जेड ओ गॉड क्या कर दिया, सॉरी गड़बड़ कर दिया, जेड ओ वाई के समांतर, जेड ओ वाई बोला है, जेड ओ एक्स बोला है, जेड ओ एक्स का जो नॉर्मल होगा जो वाई एक्सिस होगा मीन्स जेड जे कैप होगा, जे कैप। इस प्लेन का मतलब प्लेन कहाँ होगा, समथिंग इस तरीके से होगा जो 3 से पास करे और जेड ओ वाई के समांतर हो। तो इसका नॉर्मल जो होगा वही तो होगा, वाई एक्सिस ही तो इसका नॉर्मल होगा, मतलब एन यूनिट वेक्टर उसका जे कैप होगा। तो यहाँ जे कैप लिखें, यहाँ जे कैप लिखें, तो जे कैप लिखेंगे तो मीन्स y इज इक्वल टू 3 हमारा समतल का इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू 3। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें, बाकी क्वेश्चन तो उसी हिसाब से हैं कॉन्सेप्ट पे। हमें दिखाना है यदि ये दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, ये मिश्रित का क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो k की वैल्यू बताएं। पहले लिखें रेखा L1 x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2k इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2, और L2 रेखा क्या है x माइनस 1 अपॉन 3k इज इक्वल टू y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 5। L1 रेखा, ये देखो किसी दो रेखा को परस्पर लंब दिखाना है, अगर कोई रेखा ऐसे दिखानी ही है परस्पर लंब है, ये L1 है, ये L2 है, अगर तो ये L2 अगर B2 रेखा के समांतर है, L1 अगर B1 के समांतर है, तो हम लोग कहेंगे कि L1 L2 तब समांतर है मतलब B1 B2 भी समांतर होंगी। अगर L1 L2 अगर दोनों परस्पर लंब है तो B1 B2 भी तो परस्पर लंब होंगी। यहाँ पे B1 वेक्टर क्या है, B1 वेक्टर हमारा क्या है -3i कैप प्लस 2k कैप प्लस 2j कैप, इधर k कैप, और B1 वेक्टर हमारा क्या है, B2 वेक्टर 3ki कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, मतलब B1 वेक्टर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे B2 पे, मतलब B1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B2 वेक्टर से क्या होगा, 0 होगा। वैल्यू पुट कर दो, मैंने कहा प्लेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट 3ki कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू 0। तो माइनस 9k प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स k की वैल्यू क्या आई 2k 2 3k 1 माइनस 5 मतलब 9 माइनस 9 प्लस 2
-10 +2 -10, तो ये हमारा गया इधर गया तो प्लस -8/9 आंसर आएगा हमारा, -8/9 हमारा आंसर आएगा। चलें, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कट गए हैं। एंगल बिटवीन दो प्लेन, दो लाइन के बीच का एंगल, प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, ये सब कोर्स से कट गए हैं, तो वो चीज़ें हम नहीं पढ़ा रहे हैं। उन सबको छोड़ के बाकी जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। उस पर 1-2 क्वेश्चन भी करा दिया है। बाकी आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे।